हरियाणा में कांग्रेस का संगठन अब जल्द तैयार होगा। कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। अगले सप्ताह तक जिला अध्यक्षों के नाम सामने आ सकते हैं। पर्यवेक्षकों ने 6 नामों का पैनल हाईकमान को भेज दिया है, तो वहीं बचे हुए जिलों के नाम आज हाईकमान को भेजे जा सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी नाम पर मुहर लगाएंगे। गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद समेत कई जिलों से नाम हाईकमान को भेजे गए हैं। बड़े जिलों में शहर और गांवों के लिए अलग अलग जिला अध्यक्ष बनाए जाएंगे। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के दौरान जातीय समीकरण का भी ध्यान कांग्रेस रखेगी। जिलों में सबसे बहुल जाति से जिला अध्यक्ष होगा, दूसरे नंबर की जाति से हो सकता है कार्यकारी अध्यक्ष। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, क्या कुछ अपडेट है, क्या जानकारी है इसको लेकर? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वो लगभग पूरी हो चुकी है। माना यह जा रहा है कि अगले एक हफ्ते के दौरान जो है नामों की सूची जारी कर दी जाएगी। हालांकि तमाम जो पर्यवेक्षक वो नियुक्त किए गए थे, तमाम पर्यवेक्षक तमाम जिलों में गए, तमाम नेताओं से बातचीत की, उनका इंटरव्यू किया गया। बाकायदा उनसे पूछा गया कि किस प्रकार से आप लगातार पार्टी की सेवा कर रहे हैं, क्या प्राथमिकताएं आपकी हैं, किस प्रकार से पार्टी को मजबूत किया जा सकता है, तमाम बातें उनसे पूछी गई। उसके बाद पर्यवेक्षकों की तरफ से 6 नामों का पैनल जो है वो तैयार करके शीर्ष नेतृत्व के पास भेजा गया है। हालांकि अभी कुछ जिले बचते हैं जिनका नाम आज शाम तक भेजा जा सकता है। जिन जिलों की अगर बात की जाए जिनका नाम भेजा गया, उनमें गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, पलवल, सोनीपत, ये तमाम वो जिले हैं जिनका नाम जिला अध्यक्षों का नाम जो है, जो पैनल है वो भेजा जा चुका है। और कई बड़े जिले हैं जिनमें ग्रामीण और शहरी जो है विधानसभा सीटें हैं, तो उनमें 2 जिला अध्यक्ष जो है वो बनाए जा सकते हैं। यानी कि शहरी जिला अध्यक्ष अलग बनाया जाएगा और ग्रामीण जिला अध्यक्ष अलग बनाया जाएगा। बड़ी जिलों की सीटों को लिए ये मंत्र जो है, ये नियम जो है वो कांग्रेस की तरफ से बनाया गया है। इसके साथ साथ सोशल इंजीनियरिंग कांग्रेस की तरफ से की गई है, किस प्रकार से जातीय समीकरण जो है वो साधने का प्रयास किया गया है, ये भी देखने वाली बात होगी। माना यह जा रहा है कि बहुल जाति के क्षेत्र से जिला अध्यक्ष जो है वो बनाया जाएगा और इसके साथ साथ दूसरे नंबर पर आने वाली जो जाति है उसके जो है कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो बनाए जा सकते हैं। कांग्रेस लगातार गुजरात मॉडल पर काम कर रही है। गुजरात मॉडल की अगर बात की जाए तो जिला अध्यक्षों के साथ कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति भी हो सकती है, यानी कि एक जिले से एक जिला अध्यक्ष और 2 कार्यकारी अध्यक्षों को नियुक्त किया जा सकता है। इसके साथ साथ बात की जाए तो कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी अंतिम मोहर इस सूची पर लगाने वाले हैं। तो एक हफ्ते के अंदर माना जा रहा है कि जिला अध्यक्षों की जो सूची है वो बनकर तैयार हो जाएगी। तमाम जिलों को जिला अध्यक्ष कांग्रेस की तरफ से मिल जाएंगे। जी रवि, अब कब तक माना जा सकता है कि फाइनल मुहर कब तक लग जाएगी हाईकमान की ओर से? और बिल्कुल, देखिए, मैंने बताया आपको कि एक हफ्ता का जो समय है वो माना जा रहा है कि एक हफ्ते के दौरान कांग्रेस तमाम जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर सकती है। अब फाइनल कॉल शीर्ष नेतृत्व के हाथ में रहने वाली है, क्योंकि जो पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे, जो एआईसीसी की तरफ से थे, जो एचपीसीसी की तरफ से थे, वो तमाम पर्यवेक्षकों की तरफ से नाम जो है वो फाइनल कर लिए गए हैं। यानी कि 6 नामों का पैनल तैयार करके शीर्ष नेतृत्व के पास भेजा गया है। अब शीर्ष नेतृत्व के पाले में तमाम चीजें हैं। अब शीर्ष नेतृत्व किसको इस जिला अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाता है वो उनको तय करना है। यही माना जा रहा है कि एक हफ्ते के दौरान तमाम जिला अध्यक्षों की नियुक्ति जो है वो संभव है। जी रवि, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुरेश रोड जुड़ चुके हैं। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले तो लंबे समय से हरियाणा में संगठन ना होने को लेकर कांग्रेस पर निशानेबाजी की जा रही थी, गुटबाजी को लेकर भी निशानेबाजी की जा रही थी। अब जब जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की बात सामने आई है, क्या लगता है संगठन में नई जान मिल पाएगी?
अगले सप्ताह तक जिला अध्यक्षों के नाम सामने आ सकते हैं। पर्यवेक्षकों ने 6 नामों का पैनल हाईकमान को भेज दिया है, तो वहीं बचे हुए जिलों के नाम आज हाईकमान को भेजे जा सकते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और इसके साथ ही राहुल गांधी नाम पर अंतिम मुहर लगाएंगे। गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद समेत कई जिलों से नाम हाईकमान को भेजे गए हैं। बड़े शहरों में शहर और गांवों के लिए अलग अलग जिला अध्यक्ष बनाए जाएंगे। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के दौरान जातीय समीकरण का भी ध्यान कांग्रेस रखेगी। जिलों में सबसे बहुल जाति से जिला अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो हरियाणा में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। अगले सप्ताह तक जिला अध्यक्षों के नाम भी सामने आ सकते हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे नाम पर अंतिम मुहर लगाएंगे। बचे हुए जिलों के नाम आज हाईकमान को भेजे जा सकते हैं। पर्यवेक्षकों ने 6 नामों का पैनल हाईकमान को भेज दिया है। अगले सप्ताह तक जिला अध्यक्षों के नाम सामने आ सकते हैं। हरियाणा में कांग्रेस का संगठन खड़ा करने की कवायद अब तेज हो गई है, तो वहीं जानकारी है कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। अगले सप्ताह का इंतजार करना होगा। संभावना है कि अगले सप्ताह तक जिला अध्यक्षों के नाम सामने आ जाएं। पर्यवेक्षकों ने 6 नामों का पैनल हाईकमान को भेज दिया है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। कांग्रेस से सुरेश रोड और बीजेपी से नेहा धवन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। सुरेश जी, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहेंगे। देखिए, लंबे समय से निशानेबाजी की जा रही है, कांग्रेस को घेरा जा रहा है, संगठन ना होने को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। अब जब लगभग प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, क्या लगता है जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होने के बाद संगठन में नई जान आ पाएगी? भावना जी, संगठन में इस बार कांग्रेस पार्टी 75 वर्ष में नीम की ईंट द्वारा रखकर बनाने जा रही है। ये आपने देखा होगा कि जिला अध्यक्ष के लिए कांग्रेस पार्टी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पर्यवेक्षकों को मैदान में उतारा। एक जिले में एक एआईसीसी पर्यवेक्षक, साथ में 3 पीसीसी यानी हरियाणा कांग्रेस की तरफ से सीनियर नेताओं को पर्यवेक्षक लगाया गया और मेरिट के आधार पर, योग्यता के आधार पर जिला अध्यक्ष ऐसे बनाए जाएंगे जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को कड़ी टक्कर देने में कामयाब रहेंगे। पार्टी को समर्पित, पार्टी के प्रति निष्ठा मापदंड रहेंगे चयन में। और जिस तरीके से लोकसभा और विधानसभा के टिकट वितरण होता है, पीईसी बनती है, प्रदेश इलेक्शन कमेटी, फिर स्क्रीनिंग कमेटी होती है, उसके बाद पीसी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, जिसको केंद्रीय चुनाव समिति कहते हैं, वो फाइनल करती थी। तो इसी तरीके से जिला अध्यक्षों में चयन की प्रक्रिया में भी पीईसी की बैठक होगी और हमारे आदरणीय अध्यक्ष खड़गे जी और जननायक राहुल गांधी जी खुद अपने नेतृत्व में इस जिला अध्यक्षों की सूची को जारी करने का काम करेंगे। अपने विवेक से मेरिट के ऊपर, योग्यता के ऊपर वो निर्णय लेंगे। ये पहली बार हो रहा है। कार्यकर्ताओं की आवाज को पार्टी ने सुना पर्यवेक्षकों के माध्यम से, शीर्ष नेतृत्व ने। इससे बड़ा कार्यकर्ताओं के लिए कोई मान सम्मान और भविष्य में उनकी जो राय के लिए उनमें एक प्रेरणा जो आई है, ऊर्जा जो आई है, वो इतिहास में पहली बार देखने को मिल रही है। गदगद है। हमारे कैथल जिले में 2-3 दिन पहले बैठक हुई तो तमाम कार्यकर्ता सभी ब्लॉकों से, सभी विधानसभा क्षेत्रों से, पूरे जिले के कार्यकर्ता समाज के किसी भी वर्ग से संबंध रखते हों, एकजुटता के साथ अपनी राय देकर पार्टी संगठन को मजबूत करने में अपनी भूमिका को निभाते हुए नजर आए। यही सुंदरता है। ये हमारे भारतवर्ष की भी यही सुंदरता है और कांग्रेस पार्टी की भी यही सुंदरता है। यहाँ पर विभिन्नताओं में एकता देखने को मिलती है, यहाँ पर एकजुटता देखने को मिलती है। नेहा जी, सुरेश जी तो फुल कॉन्फिडेंस में नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि एक बार संगठन बन गया तो फिर जीत पक्की। आपको क्या लगता है, क्या संगठित कांग्रेस के अंदर जैसे आपके सहयोगी ने कहा, जी आज सोमवार है, आंतरिक मामला है और ठीक है, सोमवार से पहले भी मैं इतनी बात कहूंगी कि कांग्रेस का ये अपना पर्सनल मामला है, तो जितना वो अपने संगठन को मजबूती देने के लिए काम करेंगे उसका फायदा उन्हीं को ही होगा। कहीं बीजेपी के लिए चुनौती तो नहीं बन जाएगा नेहा जी? बिल्कुल, मैं आपकी बात का जवाब दूंगी। देखिए, अभी सुरेश रोड साहब एक बात बोल रहे थे
कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को टक्कर देने के लिए कांग्रेस अब तैयार है। 1925 में आरएसएस की स्थापना होती है, जनसंघ की स्थापना 1951 में होती है और जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी में 1980 में बीजेपी बनती है। 1925 से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी के जितने भी बड़े नाम मैं लेना चाहूं, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे, चाहे वो इंदिरा गांधी जी थी, सभी लोग आरएसएस के खिलाफ षड्यंत्र रचते आए, आरएसएस को खत्म करने के लिए अनेकों प्रयास करते आए, आरएसएस से टक्कर लेने के लिए अनेकों प्रयास करते आए। आज तक कांग्रेस पार्टी उसमें सफल नहीं हुई। बीजेपी को नीचा दिखाने के लिए कांग्रेस ने भरसक प्रयास किए। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रधानमंत्री कार्यकाल शुरू हुआ, बीजेपी की सरकार बनी, तब से लेकर जो हम इनकी भूमिका रही कांग्रेस की, और जब कांग्रेस के केंद्र में शासन था और तब बीजेपी की जो भूमिका थी विपक्ष के तौर पर, उन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। जब बीजेपी विपक्ष में थी तब भी सरकार के अच्छे कामों में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर विपक्ष के नाते खड़े होते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इंदिरा गांधी जी के कई फैसलों को समर्थन भी दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब सरकार बनाती है, जनता की सेवा के लिए जनता उनको चुनती है। 2014 से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी जी को गालियां, नरेंद्र मोदी जी को नीचा दिखाने के शब्द, नरेंद्र मोदी जी की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह, ये विपक्ष के रूप में कांग्रेस का जो चरित्र है वो हमारे सामने आया है। यानी कि अगर सत्ता में है, शासन में है, अगर आपके हाथ में पूरे देश की लगाम है, लोगों की लगाम है, तो आप बहुत अच्छे से जो है आचरण करना जानते हैं। लेकिन आप विपक्ष में, जब जनता ने आपके उस आचरण से परेशान होकर आपकी महंगाई, आपके भ्रष्टाचार, आपकी गलत नीतियों, भाई भतीजावाद, जातिवाद और धार्मिक भावनाओं को भड़काने का जो आप काम करते हैं, उससे परेशान होकर जब जनता ने आपको रिजेक्ट कर दिया, आपको सत्ता से दूर कर दिया, तो बौखलाहट जो है सत्ता से दूर रहने की, वो पिछले लगभग 11 वर्षों से आप सबके चेहरों पर दिख रही है, आपके बड़े नेताओं के चेहरों पर भी दिख रही है। अब बात आती है भावना जी कि संगठन का निर्माण कर ये क्या कर लेंगे। मुझे बिल्कुल भी इस बात पर विश्वास नहीं है कि कांग्रेस में अब दम बचा है, क्योंकि किसी भी संगठन का जो मुख्य आधार है वो है विचारधारा। जो पुरानी कांग्रेस की विचारधारा थी उस पर आज कांग्रेस के ना तो बड़े शीर्ष नेतृत्व, चाहे किसी भी राज्य की मैं बात करूं, हरियाणा को साथ ले लेती हूं, हर राज्य के जो इनके बड़े शीर्ष नेतृत्व हैं वो आपसी फूट में जो है पहले जो है इन्होंने पूरे देश के जो राजनीतिक तंत्र था उसमें फूट डालने की कोशिश की, लेकिन अब इंटरनल इनके अंदर इतनी फूट है कि ये एकजुट कभी भी नहीं हो सकते। तो संगठन निर्माण से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि विचारधारा जो राष्ट्रीयता की विचारधारा थी, जो भारत देश को की अखंडता और एकता को एकजुट करने की विचारधारा है, वो कांग्रेस पार्टी की नहीं है। क्योंकि कांग्रेस के कार्यकाल में हमने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच की एक लकीर जो है नफरत की वो देखी है। कांग्रेस के कार्यकाल में हमने पूर्ववर्ती राज्य जो हैं उनको देश से कटा हुआ जो उनकी नीतियां थी, जिसके ठीक है सुरेश जी, नेहा जी कह रही है जो पार्टी के अंदर एकजुटता ही नहीं है, तो आखिर संगठन कैसे बनेगा? तो है दूसरी है कि उन्होंने बड़ी बात इससे पहले ये कही कि जो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी वो कांग्रेस की सरकारों में साथ दिया करती थी। मैं इस बात का बड़ा विरोध भी करता हूँ और इनको स्पष्ट भी करता हूँ। जब मुंबई कांड हुआ, नरेंद्र मोदी जी का केंद्र की राजनीति से या महाराष्ट्र से कोई लेना देना नहीं था, वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। वो गुजरात से चलकर वहां पहुंचे और सरकार के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने वहां पर। और एक आज हमारे नेता हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने सबसे पहले कहा कि आज पूरी कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार के साथ खड़ी है इस संकट की घड़ी में। जब पहलगांव कांड हुआ, ये हमारा साथ है। राहुल गांधी ने दुनिया को दिखाया नरेंद्र मोदी एक नाकाम प्रधानमंत्री चाहे 10 बार हो, लेकिन इस घड़ी में हम उनके साथ खड़े हैं।
वो हमारा आंतरिक मामला है। दुनिया को संदेश दिया राहुल गांधी जी ने, ये है कांग्रेस की विचारधारा और ये है साथ देना। और नरेंद्र मोदी जी, अभी आप गूगल पे सर्च कर लो, मुंबई कांड के ऊपर महाराष्ट्र पहुंच के सरकार को डॉक्टर सुरेश जी हरियाणा के लिहाज से बात कीजिए, अभी केंद्र के मुद्दों को लेकर चर्चा नहीं हो रही है। अभी हरियाणा के नाम से बात कर रही थी नेहा देवन, मैं तो हरियाणा के नाम से कर लूंगा बात, लेकिन जो अभी तक इन्होंने कथा सुनाई है उसका जवाब कौन देगा हरियाणा न्यूज पर आकर? क्या कांग्रेस के प्रवक्ता को जवाब देना वाजिब नहीं है उसका? नेहा जी ने क्या कहा है शायद मुझ तक आवाज नहीं पहुंच पाई होगी, लेकिन आप दोनों से एक ही दरख्वास्त है कि आप नहीं, अगर बीजेपी के प्रवक्ता भी हो या कांग्रेस के प्रवक्ता भी हो। नहीं, आप ये 15 मिनट से क्या बोल रही थी, आपको सुना ही नहीं। नेहा जी आपने क्या बोला था? अपनी तमीज मत खोलिए, मैंने क्या कहा? आप डिबेट सुनिएगा, अपनी तमीज में रहकर बात करिए, तू तड़ाक में बात मत करिए मुझसे। आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, मैं आपका हमेशा लिहाज करती हूँ, लेकिन आपकी बदतमीजियां बड़ी नहीं है। सुरेश जी नेहा जी ठीक है, अगर पहले भी किसी ने जिक्र किया हो, ठीक है सुरेश जी, ठीक है, मैंने क्या बोला? ठीक है आप सुरेश जी ठीक है, अगर ठीक है आप दोनों चुप हो जाइए। नेहा जी और सुरेश जी बातें कर रहे हैं, आपको शर्म लिहाज कुछ है या नहीं है? ये विषय के ऊपर बोली अपने पद की गरिमा का भी एक सेकंड, ठीक है आप दोनों थोड़ी देर के लिए शांत हो जाइए। बोलेंगे क्या ये लोग? सुरेश जी अगर ठीक है, सुरेश जी आप मेरी बात सुनिए, अगर नेहा जी ने जिक्र किया भी हो तो उसका जवाब देने का आपको भरपूर समय दे दिया गया है। अब आप हरियाणा के मुद्दे पर आइए। आप पूछिए ना हरियाणा के विषय पे। पूछा, आपसे सवाल पूछ लिया जा चुका है, एक बार फिर से मैं आपके लिए दोहरा देती हूँ। नेहा जी को ऐसा लगता है कि पार्टी के अंदर एकजुटता नहीं है, ऐसे में संगठन का बनना थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है कांग्रेस के लिए। अगर संसद 10 दिन के अंदर बन गया, ये क्या करेंगे फिर? पूछिए इनसे। मैंने कहा कि एकजुटता है, मैं जवाब दे चुका हूँ इस पे। ये नॉनसेंस बात क्यों करते हैं? ठीक है नेहा और जी, इसका क्या औचित्य है कि ये चैनल की गरिमा, ये आपके चैनल को धरती में मिला देगी ये बात। आप जिस तरीके से छोटी छोटी बातें कांग्रेस को कमजोर करने के लिए करते हैं, लोग लाइकिंग करते हैं। इनके पास बोलने के लिए कुछ बेस है नहीं, आधार है नहीं। नेहा जी आपके पास वापस आइए, एक बार सुरेश जी की बात सुन लेते हैं। कांग्रेस को कमजोर करने के लिए बिना मतलब की बात करता है। इन बातों में ना तो दर्शक समय खराब करना चाहते, न कांग्रेस के प्रवक्ता करना चाहते। आपको और बीजेपी की प्रवक्ता को इस प्रवृत्ति से छुटकारा पाने के लिए आपको मंथन की जरूरत है। आपको किसके लिए इस्तेमाल किया मुझे नहीं पता है सुरेश जी, आपको किसके लिए इस्तेमाल किया मुझे नहीं पता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको तो सैलरी मिलती होगी, आपको एजेंडा क्रॉस नहीं है, लेकिन क्या लोगों का समय क्यों खराब कर रहे हो? अगर आपको लगता है कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी कोई मुद्दा नहीं है तो मुझे लगता है आपको दोबारा अपनी पार्टी के अंदर जाकर झांकना चाहिए सुरेश जी। ये है नरेंद्र मोदी अपनी मनपसंद का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाते, ये मुद्दा है। ये मुद्दा जब इस मुद्दे पर चर्चा होगी तो आप इस मुद्दे पर भी बात कीजिएगा। फिलहाल आप ये बताइए कि इतने सालों से कांग्रेस में गुटबाजी की खबरें सामने आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? नहीं, कोई खबरें क्या कोई डीडी न्यूज या कोई रवीश कुमार दे रहा है? हरियाणा न्यूज और इंडिया न्यूज की क्या क्रेडिबिलिटी है जनता में? कौन दे रहा है ये खबरें? कौन दे रहा है खबरें? आपके मीटिंगों से आपके पर्यवेक्षक जब सामने आते हैं तो वहां से तस्वीरें सामने आती हैं सुरेश जी। हरियाणा के लोग जानते हैं। ठीक है, इसका जवाब आपको बीजेपी के प्रवक्ता देंगे, मैं इस बात का जवाब देने के लिए कोई आधिकारिक व्यक्ति नहीं हूँ। ठीक है, फोन काट कर चले जाइएगा इस बार भी। ठीक है नेहा जी, सुनने का मादा आपके अंदर नहीं है, फोन कट करके चले जाइएगा सुरेश जी इस बार। नेहा जी जवाब दीजिए। उनका कहना है कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नहीं है, सब एकजुट है, हंसी खुशी एक परिवार के साथ की तरह एक साथ रह रहे हैं। देखिए भावना जी, मैंने अपनी पिछली जो अभी मैंने बाइट दी, उस बाइट में भी मैंने कोई अपमानजनक शब्द इनके लिए इस्तेमाल नहीं किए, इनके नाम के पीछे साहब लगाया। और ये मैं देख रही हूँ कि कांग्रेस के प्रवक्ता इतने दिनों से जब भी डिबेट पर बैठते हैं इतनी वाहियात लैंग्वेज में तू तड़ाक पर गाली गलौज पर उतर आते हैं। ये सब बौखलाहट है, क्योंकि इन सबको मालूम है कि कांग्रेस का आधार, कांग्रेस का हरियाणा में जो अभी स्टैचर है वो बिल्कुल चरमरा चुका है। ये बौखलाहट सिर्फ और सिर्फ उसी चीज की है। अब मीडिया में बैठकर इस तरह की बातें करना आपके पास आधारजनक बात नहीं है। अगर मैं इनकी तरफ होती, मैं कांग्रेस की प्रवक्ता होती, तो मेरे पास कम से कम अपने संगठन के अच्छे किए हुए काम तो होते बोलने के लिए, लेकिन इन लोगों के पास में कांग्रेस के वो अच्छे काम ही नहीं है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि जनता का खून चूसने का काम, जनता में त्राहिमाम मचाने का काम कांग्रेस की सरकारों के समय में हुआ था। चाहे वो गुंडागर्दी में वृद्धि हो, चाहे महंगाई में वृद्धि हो, चाहे भ्रष्टाचार में वृद्धि हो, और चाहे भाई भतीजावाद में वृद्धि हो,
ये सब काम इनके कार्यकाल में हुए थे, तो क्या अच्छाई बताएंगे? आज बौखलाहट इनके चेहरों पर, इनकी जबान पर और इनकी जो बातें आज मीडिया में निकलती हैं उसमें साफ साफ झलकती है। कांग्रेस में गुटबाजी बच्चे बच्चे को पता है। क्या एक छत के नीचे बैठकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, कुमारी शैलजा जी और रणदीप सुरजेवाला जी एक ही मत पर आ सकते हैं क्या? क्या केंद्रीय नेतृत्व की बात को सभी के सभी वरिष्ठ नेता इनके कांग्रेस के एक ही बार में स्वीकार कर सकते हैं क्या? क्या सुरेश रोड साहब जो कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ग्रुप से आते हैं, क्या सुरेश रोड साहब ये बोल सकते हैं कि कुमारी शैलजा भी मेरी उतनी ही वरिष्ठ नेत्री है और मैं उनका उतना उनका समर्थन करूंगा जितना मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का करता हूं? बोल सकते हैं क्या ये मीडिया में बैठकर? बात करते हैं गुटबाजी की। शरेआम इनके पर्यवेक्षक के सामने जूतम बजाई इनके कार्यकर्ता करते हैं। बात करते हैं अनुशासन की, भारतीय जनता पार्टी के साथ कंपैरिजन करते हैं, आरएसएस के साथ कंपैरिजन करते हैं। कभी मैं इनको न्योता देती हूँ, आइए हमारी मीटिंग्स के अंदर और आइए आप आरएसएस की एक मीटिंग और एक वर्ग अटेंड कर देखिए, आपको पता चलेगा अनुशासन किसको कहते हैं। और अनुशासन राजनीतिक संगठन के अंदर जिसमें लोगों का राजनीतिक स्वार्थ भी होता है, फिर उसके बावजूद भी संगठन को सबसे पहले रखना, राष्ट्र को उससे भी पहले रखना, ये अगर किसी कार्यकर्ता के अंदर है तो वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर है। मैं न्योता देती हूँ, आइए हमारी मीटिंग के अंदर और देखिए हमारा अनुशासन कैसा होता है। बात करते हैं संगठन की। इन्होंने संगठन को जिया ही कहा है। कांग्रेस के नेता आज जिन राहुल गांधी जी को आदर्श के रूप में यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, देश का बच्चा बच्चा जानता है कि उनके अंदर जो बात है वो है या नहीं है। अगर उनके अंदर प्रधानमंत्री बनने की बात होती तो देश की जनता कांग्रेस को समर्थन देती और सांसद के एमपी के टिकट, भावना जी, देश के आज तक के इतिहास में 2024 के ऐसे चुनाव हुए जिस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने सबसे कम सीटों पर चुनाव लड़ा। अगर कांग्रेस के अंदर इतना ही वजन था, अगर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की बातों में इतना ही वजन था, इतना ही दमखम था, तो क्यों नहीं आज सभी सीटों पर चुनाव लड़ा गया कांग्रेस के द्वारा? और इतनी कम सीटों पर आज तक के इतिहास में क्यों लड़ा गया? इससे साफ स्पष्ट पता चलता है कि संगठन का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा चरमरा चुका है। कांग्रेस की जो नींव है वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है और ये बौखलाहट सुरेश रोड जैसे व्यक्तियों के बातों में मीडिया के समक्ष आ चुकी है। और मुझे 100% यकीन है भावना जी की अभी सुरेश रोड साहब फोन काट कर जा चुके हैं। मैं उनकी काउंटिंग करती हूँ, ये उनकी 36वीं डिबेट है जो मेरे साथ हो रही है, जिसको वो बीच में ही अपनी बात बोलकर मनगढ़ंत कहानियां गढ़कर और भाग जाते हैं और भगोड़े बन गए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को देखना चाहिए कि उनके कार्यकर्ता मीडिया में बीच डिबेट को छोड़कर भाग जाते हैं, तो वो क्या संगठन के स्ट्रक्चर को मजबूत बनाएंगे, संगठन को मजबूत बनाने की बात सोचते हैं। जिनके अंदर संगठन की बात रखने का मादा ही नहीं है, उन लोगों को मीडिया में भेजते हैं, सबके सामने नेशनल मीडिया पर बात रखने के लिए भेजते हैं। जो बात बोलने के बाद सुनने की हिम्मत नहीं रखते, क्या ये कार्यकर्ता निर्माण नहीं है? हमारे अंदर कार्यकर्ता निर्माण की जो प्रशिक्षण हमारे संगठन में चलता है भावना जी, ये उसकी देन है कि हम कभी भी गाली गलौज पर नहीं आते। हम अपनी मान मर्यादा के साथ साथ अपने विपक्षी पार्टियों के प्रवक्ताओं के मान मर्यादा भी हमेशा ध्यान रखते हैं। ये संस्कार है मेरी पार्टी का। मेरे शब्दों में आज तक कभी भी भावना जी किसी डिबेट में कोई ऐसा शब्द नहीं निकलता जो किसी की मान मर्यादा को ठेस पहुंचे। ये जो कार्यकर्ता निर्माण है, ये आरएसएस और ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, जो कांग्रेस में कतई नहीं दिखती। अनुशासन तो दूर की बात छोड़िए, इनके बहरहाल ये खबरें सामने आ रही हैं कि अगले हफ्ते तक जिला अध्यक्षों के नाम सामने आ सकते हैं। हालांकि ये भी इंतजार करना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना समय हमें दिया। पर्यवेक्षकों ने 6 नामों का पैनल हाईकमान को भेज दिया है। बचे हुए नाम आज भेजे जाएंगे। हालांकि अभी एक हफ्ते का इंतजार करना होगा।